हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेज। मैं संजय सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछला वीडियो इसी सेंटेंस पे जाके रुका था। हम लोग इसी सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वाक्य ऐसे दिए गए हों जिसमें से एक वाक्य की कंपोजिशन ऐसे हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी हो, मतलब ये मार वाज वेयर हो, यहाँ पे वेरी हो, फिर एडजेक्टिव हो, ठीक है। और दूसरे वाक्य का कंपोजिशन ऐसे हो कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग दिया गया हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं ना, इसको सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे वेरी के जगह पे टू का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर कोई नाउन है तो उसी का प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में होगा। अगर यहाँ पे भी प्रोनाउन है तो यहाँ का प्रोनाउन दोनों एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। तो इसे जब भी सॉल्व करेंगे हम ऐसे करेंगे। देखिए, हम यहाँ तक तो वही काम करेंगे, उतार लेंगे, हो जाएगा राम इज, ठीक। बेरी के जगह पे टू का प्रयोग आपने कर देना है, टू एडजेक्टिव उतार लीजिए, फाइट, ठीक। अब इसको इन्फिनिटिव में चेंज करना, ये जो क्रिया इन्फिनिटिव में, तो आप क्या करिए, ही को हटा दीजिए, कैन को हटाइए, नॉट को हटा दीजिए, ठीक है। जब इसे हटा देंगे तो कैन के बाद या कुड के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही मिलता है। तो उस फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू का प्रयोग कर दीजिए, अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ये बन गया इन्फिनिटिव में वॉक, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को आपको ऐसे ही हल करना है। तो अच्छा, अब ये सेंटेंस तो हो गया। अब एक बच्चे का डाउट था, दो सेंटेंस उसने कमेंट में भेजा था कि सर इसका इन्फिनिटिव में किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो उसके डाउट को लेते हैं, उसको भी हम हल करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। एकदम आप सभी लोगों के डाउट्स क्वेश्चंस आप सबके मोस्ट वेलकम। जब आप लोग कमेंट करते हैं, डाउट वगैरह देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। हम लोग को देखिए जो भी है इनकरेजमेंट आपके इस कमेंट से ही मिलता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गिव हिम ए चेयर ही विल सिट ऑन इट। गिव हिम ए चेयर, फुल स्टॉप, he will sit on it। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है, ये बोर्ड में पूछा भी गया है। गिव हिम ए चेयर he will sit on it, उसे कुर्सी दीजिए, he will sit on it, वह इस पर बैठेगा। तो आप जरा सेंस लगाइए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे वांट या वांट्स हो, तो कभी कभी होता है वांट वांट्स वांटेड की जगह पे यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य आ जाता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब देखिए, इसमें जो ये क्रिया है इसका पर्पज उससे पता चल रहा है कि उसे कुर्सी किस लिए दिया जाए, बैठने के लिए दिया जाए, बस आगे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए चेयर के लिए इट का प्रयोग किया, इट को नहीं लिखना है, हम इसे बनाएंगे गिव हिम ए चेयर, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हटा दीजिए, सहायक क्रिया हटा दीजिए, क्लियर हो गया। अब मुख्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग कर दीजिए, टू सिट। अब यहाँ पे ऑन इट नहीं लगाना, इधर हटा दीजिए पूरा। गिव हिम ए चेयर टू सिट। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज जरूर होंगे कि यहाँ पे ऑन क्यों। बेटा, यहाँ इट के पहले ऑन का प्रयोग इसलिए है कि इट का प्रयोग चेयर के लिए किया गया है, कुर्सी पर बैठने के लिए। जब हम ये इट को हटा दे रहे हैं तो ऑन किस लिए जोड़ेंगे, इसलिए इसके पहले टू लगा दिए। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एक अगला वाक्य था, आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज, फुल स्टॉप हो गया। दूसरा वाक्य है, आई मस्ट परफॉर्म देम, आई मस्ट परफॉर्म देम। एक चीज का अवश्य ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे चेयर के लिए इट का प्रयोग किया गया है ना, उसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अगर कोई नाउन आ गया उसी के लिए प्रोनाउन प्रयोग किया। जैसे यहाँ पे देम का प्रयोग किया गया है, तो जोड़ते समय आपने इसको हटा देना है, ठीक है। जैसे आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उनका अनुसरण करना, यानी मुझे उन्हें निभाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए साल ये जो है, ये हैव का जो
उद्देश्य इससे पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आई हैव सम ड्यूटीज। अब आई को हटा दीजिए, मस्ट को हटा दीजिए, ठीक है, इसके पहले टू लगा दीजिए, टू परफॉर्म फुल स्टॉप, ये देम भी हट जाएगा। इस तरह से ऐसे वाक्य को हम हल करेंगे। तो जिस किसी का भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज की अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, हाँ, तो अपनी अगली विधि है यूजिंग एडजेक्टिव, मतलब विशेषण का प्रयोग करके दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। देखिए इसमें होता यह है कि दो वाक्य ऐसे दिए गए होंगे जिसमें पहले वाक्य में किसी न किसी ऐसी संज्ञा का प्रयोग किया गया होगा, उसी संज्ञा के विषय में दूसरे वाक्य में विशेषण का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे, उसी विशेषण को, जिस संज्ञा के लिए विशेषण प्रयोग किया गया होता है उसी के पहले लगा देना होता है। इस तरह से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे पहला एग्जांपल अपना, आई सा ए बेगर ही वाज ब्लाइंड। आई सा ए बेगर he was blind, he was blind। I saw a beggar, he was blind। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने एक भिखारी देखा, he was blind, वह अंधा था। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं कि अगर पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आया, जैसे यहाँ पे बेगर है, नाउन आया है, नाउन, इसी का प्रोनाउन दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, ये कंडीशन होगा। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव हो। अब ये एडजेक्टिव ब्लाइंड किसके लिए है, आई सा ए बेगर, मैंने एक भिखारी देखा, ही वाज ब्लाइंड, अंधा कौन था, भिखारी की बात कर रहा है ना, तो ब्लाइंड शब्द इसी के लिए प्रयोग किया गया। तो हमने क्या करना है, ये एडजेक्टिव जो है इसी के पहले यहाँ पे यूज कर देना, ठीक। तो ऐसे बन जाएगा, एकदम घबराना नहीं है, आसानी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद से आपको खुद पता चल जाएगा किसके लिए आया। तो आई होगा, आई सा ए बेगर, ये सॉरी, आई सा ए हो गया, ब्लाइंड को यहाँ पे लाएंगे, ब्लाइंड बेगर, ऐसे बनेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राम इज ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप, he is very clever, he is very clever, he is very clever। राम इज ए स्टूडेंट, ही इज वेरी क्लेवर। अच्छा, इस बात का ध्यान देना, अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी किया जाता है कॉमन नाउन के लिए किया जाता है, तो विशेषण का प्रयोग जब हम कॉमन नाउन के लिए करेंगे तो इसके पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये प्रॉपर नाउन के लिए यहाँ पहले विशेषण नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कॉमन नाउन आएगा तो इसी के पहले जोड़ेंगे। राम इज ए स्टूडेंट, यहाँ पे दो नाउन से, यहाँ पे देखिए राम है, ये स्टूडेंट है, ये कॉमन नाउन में हम विशेषण इसी के पहले प्रयोग करेंगे, इसके लिए नहीं लगाएंगे। बेशक राम के लिए ही यहाँ पे आया है वेरी क्लेवर, लेकिन हम यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को विशेष करके आप सब ध्यान दीजिएगा। राम इज ए स्टूडेंट, ही इज वेरी क्लेवर। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, राम इज ए वेरी क्लेवर, यहाँ लिख लेंगे वेरी क्लेवर स्टूडेंट। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो ऐसे वाक्य आपको जैसे भी मिले आप इस तरह से कर लेंगे। एक सेंटेंस और है, उसे भी देख लीजिए आप सब।
अब देखिए जो कुछ भी मिल रहा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, उस पर अमल करिए, तैयारी करिए, ठीक है। स्कूल ट्यूशन के भरोसे मत रहिए बेटा, भाई बहुत दुर्दशा पड़ने वाली, क्योंकि ये कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ना तो कोचिंग खुलने वाला ना तो स्कूल, तो ऐसे में ऑनलाइन क्लास ही आपका एक सहारा बचता है। जो कुछ भी मिल पा रहा है उसको पढ़िए, लिखिए और समझने की कोशिश करिए। आई हैव ए बैट, आई हैव ए बैट, फुल स्टॉप। आगे क्या है, इट इज ब्रोकन, इट इज ब्रोकन। देखिए 3 वाक्य 3 तरह के मैंने दिए। आई हैव ए बैट, मेरे पास एक बैट है। इट इज ब्रोकन, यह टूटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये नाउन आ गया। अब ये जो है ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म भी तो एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का ही तो काम करता है। तो मेरे पास एक बैट है, लेकिन बैट है कैसा, टूटा हुआ है। तो हम इस क्रिया के थर्ड फॉर्म को, एक विशेषण का जो काम कर रहा है, किसके लिए है, बैट के लिए, तो हम इस बैट के पहले यूज कर लेंगे। तो ऐसे हो जाएगा आई हैव ए ब्रोकन बैट, ऐसे ही वाक्य बनेगा, ठीक है। तो विशेष करके ध्यान रखना है आप सबको, सेंटेंस की प्रारूप को समझना है और सॉल्व करना है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बहुत आसान रहता है ऐसे सेंटेंस, बस समझना है आपको, ठीक है। चलिए अब अगला नियम अपना है यूजिंग केस इन अपोजिशन। बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, पहले तो इस अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, इसका मतलब होता है के बगल में, ठीक है। साइड बाय साइड का मतलब होता है के बगल में। तो केस इन अपोजिशन मतलब, अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड होता है। तो हम ऐसी विधि का प्रयोग करते कब हैं, ध्यान दीजिए, जब दो वाक्य के जोड़े ऐसे दिए गए हों जिनमें किसी एक संज्ञा के लिए किसी दूसरी संज्ञा का प्रयोग किया गया हो, या किसी एक संज्ञा के लिए किसी फ्रेज का प्रयोग किया गया हो। तो हम जिस संज्ञा के लिए फ्रेज का प्रयोग किया गया हो या नाउन का प्रयोग किया गया हो, उसी संज्ञा के बगल में उस नाउन को लिख दें, इसे हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। या उसी संज्ञा के बगल में उस फ्रेज को लिख दें, इसे फ्रेज इन अपोजिशन बोलेंगे। तो ऐसे नियम का प्रयोग करने के लिए हमें बहुत विशेष करके अच्छे से सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता होती है। अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हमें पढ़ के नॉलेज होगा, जानकारी होगी कि किस संज्ञा के लिए कौन सी संज्ञा आ रही है, किस संज्ञा के लिए कौन सा फ्रेज आ रहा है। तो हम उस संज्ञा के वो संज्ञा प्रारंभ में रखेंगे, उसके बाद दूसरा जो नाउन आएगा कामा लिखेंगे, फिर नाउन लिख करके कामा लगाकर फिर अन्य शब्दों को लिखेंगे, या फ्रेज रहेगा तो कामा लगाएंगे, ठीक है ना। यह बात आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जरूर समझ में आएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, आसानी से समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन अपना क्या है, राणा प्रताप was a brave warrior, warrior राणा प्रताप was a brave warrior हो गया, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस क्या है, he was the king of मेवाड़, he was the king of मेवाड़, ठीक है। राणा प्रताप was a brave warrior, he was the king of मेवाड़।
ये वाक्य है। तो इसमें कैसे पता चलेगा हमें कि ये केस इन अपोजिशन का प्रयोग इसमें हम करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, राणा प्रताप यह एक संज्ञा है। अब इसके लिए कौन कौन सा और अन्य शब्द, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप क्या थे, एक बहादुर योद्धा थे। ये फ्रेज है अपना। एक शब्द होता तो इसके लिए आता तो भी नाउन होता, ठीक है, नाउन आता। अभी फ्रेज है, फ्रेज का मतलब ये होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो बनता है लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं बनता, ये फ्रेज होता है। तो राणा प्रताप के लिए फ्रेज यहाँ पे ए ब्रेव वॉरियर, क्लियर है ना। अच्छा, राणा प्रताप की जगह पे अगर हम प्रोनाउन का जो इस्तेमाल करेंगे वो ही है। इसका मतलब राणा प्रताप इस सब्जेक्ट का पहले वाले वाक्य का भी सब्जेक्ट है, दूसरे वाले का भी है। तो ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अब इसी राणा प्रताप के लिए फिर दूसरा फ्रेज यहाँ पे मिला है, द किंग ऑफ मेवाड़। चलिए एकदम ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करिए। तो हम अगर इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, पहले वाले इस राणा प्रताप के बगल में ये इस फ्रेज का अपोजिशन हम कर दें, यानी यहाँ से वाज हटा दें, कामा लगा दें और ए ब्रेव वॉरियर यहाँ लिखे, फिर यहाँ कामा लगा दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सब्जेक्ट ही हटा दीजिए, दूसरे वाक्य को ऐसे उतार लीजिए, तो ऐसे हो जाएगा राणा प्रताप। चलिए साफ करके दिखा देते हैं आपको। तो ऐसे हो जाएगा, ये हम राणा प्रताप अब यहाँ से हटाए मैंने, मैं इस फ्रेज को पोजीशन में रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको वाज हटा दी, यहाँ पे कामा मैंने लगा लिया, ठीक है। ए ब्रेव वॉरियर राणा प्रताप ए ब्रेव वॉरियर, यहाँ पे कामा लगा दिया, ठीक है। कामा ये प्रारंभ में यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर, मतलब जो नाउन या पोजीशन में रखेंगे या फ्रेज या पोजीशन में रखेंगे, याद रखना है कामा के बीच में होना चाहिए। यहाँ कामा लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे इसके अंत में, प्रारंभ में और अंत में। अब यहाँ से इस सब्जेक्ट को हटा दीजिए, यानी बचा क्या, वाज, ठीक, द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम इसी सेंटेंस को इस फ्रेज को पोजीशन में न रख करके इस फ्रेज को पोजीशन में रखें, फिर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ऐसे हो जाएगा, राणा प्रताप, ठीक है, यहाँ कामा लगा दीजिए। अब इसको रखेंगे द किंग ऑफ मेवाड़, यहाँ कामा लग गया, ठीक है। अब कामा लगाने के बाद इसका काम समाप्त, यहाँ से कोई मतलब नहीं है हमें, इसे लिखेंगे वाज ए ब्रेव वॉरियर, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस को एक ही तरह से बनाएंगे, आपको इस बात का ध्यान देना है कि किस नाउन के लिए कितने नाउन्स आ रहे हैं, किस नाउन के लिए कितने फ्रेज आ रहे हैं। तो हम किसी भी नाउन को रख सकते हैं, किसी भी फ्रेज को रख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा वाक्य देखिए, जितने वाक्य होंगे सब में अलग अलग कुछ न कुछ स्पेशलिटी होगी, विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रिक्स कुछ न कुछ अलग से हट करके होंगे और उस टाइप के सेंटेंस को उसी तरीके से हल हम करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस अपना है, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। was a famous English poet। आगे क्या है, he became blind, he became
ब्लाइंड। ये देखिए, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड। ठीक है ना। तो ये मिल्टन के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे आया ही, मिल्टन की जगह पे, दोनों का सब्जेक्ट एक जैसे हो गया। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। अब इस मिल्टन के विषय में क्या, कहाँ पे बात की जा रही है, दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ये पूरा का पूरा फ्रेज यहाँ पे आया। ठीक है। मिल्टन एक मशहूर अंग्रेजी कवि थे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए। अब इस मिल्टन के लिए एक फ्रेज यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे एक विशेषण मिल गया। तो फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि संज्ञा ही आए, फ्रेज हो सकता है, विशेषण हो सकता है, हम उसको अपोजिशन में रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप सबको। चलिए, इसको भी हम दो तरह से बना देंगे। अब पहली विधि से अगर बनाते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, मिल्टन, कामा लगा दीजिए, इस फ्रेज को अपोजिशन में रख रहे हैं हम, ये फेमस इंग्लिश पोएट, ठीक है ना। अब एक क्रिया यहाँ पर रख दीजिए, कामा लगा के, वाज। अब यहाँ से सब्जेक्ट हट गया, ये क्रिया हट गई। ठीक है, रखेंगे ब्लाइंड। ठीक, ये हो गया पहली विधि। दूसरी विधि में अगर हम क्या करें, इस फ्रेज को अपोजिशन में न रख करके ब्लाइंड को अगर अपोजिशन में रखते हैं तो वो ऐसे होगा, मिल्टन कामा हो जाएगा, मिल्टन ब्लाइंड, नो, रॉन्ग हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे गलती कैसे हो रही है, गलत क्यों होगा, एक ही विधि से बनेगा। रॉन्ग इसलिए हो रहा है कि ये मिल्टन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ब्लाइंड ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसको अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसके पहले यहाँ पे इसके बाद नाउन आना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस फ्रेज में से तोड़ें इसको, इंग्लिश यहाँ गलत हो जा रहा है, तो हम इस एक ही विधि से बना सकते हैं ऐसे सेंटेंस को, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड। तो ऐसे होगा, मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। सॉरी, दूसरी विधि से नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक ही विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस देखिए क्या है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, फुल स्टॉप हो गया। आगे देखिए, हर नेम इज निधि, हर नेम इज निधि, पे देखिए, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। अब इसमें इस बात को समझना है, ये जो सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ आया है, ये जो वर्ड है या फ्रेज आप कह सकते हैं, ये आया किसके लिए, हियर तो सब्जेक्ट है, लेकिन हियर के लिए इस फ्रेज का प्रयोग नहीं है। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ मेरी साली है, हर नेम इज निधि, उनका नाम निधि है। तो कहीं न कहीं बात ये समझ में आ जाता है, इस निधि के लिए माई सिस्टर इन लॉ आया है। ठीक है ना। तो अब इसे हम हल करेंगे तो जरा देखिए, इसको निधि को हम यहाँ लाते हैं, ऐसे हो जाएगा निधि। ठीक है ना। अब
कामा लगाइए, इस फ्रेज को पोजीशन में रखिए। माई सिस्टर इन लॉ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये क्रिया यहाँ रख दीजिए, कामा लगा दीजिए, इज, इसको ऑब्जेक्ट में यहाँ रखिए, हियर, ऐसे बनेगा। ये कीबोर्ड में आया है, कई साल पूछ चुका है, विशेष करके आप सबको ध्यान देना है। ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस जरा देखिए, सब में टाइप अलग अलग है बाबू, ध्यान दीजिएगा, विशेष करके इस टाइप के सेंटेंस को आपको ऐसे ही हल करना है। चलिए, एक बार जो संज्ञा पता चल गया किस संज्ञा के लिए कौन सा फ्रेज प्रयोग में आ रहा है, तो उसी संज्ञा के बाद लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ, लेकिन अभी पिछले वाले सेंटेंस में थोड़ा सा मैंने ये बताया कि दो तरह से बदलेगा, लेकिन दो तरह से नहीं। कारण क्या था उसमें कि अगर हम ब्लाइंड का प्रयोग करते हैं पोजीशन में, तो ब्लाइंड के बाद कोई न कोई एडजेक्टिव चाहिए हमें, सॉरी कोई न कोई नाउन चाहिए। तो वहाँ पे नाउन पोएट था। अब पोएट के लिए क्या है, इंग्लिश, फेमस इंग्लिश पोएट। अब इंग्लिश के बाद पोएट आ रहा है, तो पोएट को हटा देंगे तो इंग्लिश का मीनिंग डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हम एक ही विधि से उसको हल कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक अगला सेंटेंस है, बहुत ही शानदार सेंटेंस है। महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, बोर्ड भी अभी क्वेश्चन पूछा है। महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस, वाज ए लवर ऑफ पीस। फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस अपना है, ही हैड वंस बीन ए लायर। ही हैड वंस बीन ए लायर। He had once been a liar. Full stop. अगला सेंटेंस है, he preached non-violence. He preached non-violence. Non-violence. ठीक है, ये वाक्य है अपना, he preached non-violence। देखिए पूरा सेंटेंस गौर से देखना, तीन तीन वाक्य है, घबराना नहीं है। ठीक है ना। महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस। ठीक, अब इसमें देखिए महात्मा गांधी ये नाउन है, इसके लिए फ्रेज आया लवर ऑफ पीस, इसी के लिए। महात्मा गांधी कौन थे, मतलब शांति के पुजारी थे, शांति चाहने वाले व्यक्ति थे ना। ही हैड वंस बीन ए लायर। अब यहाँ पे देखिए ये लायर, ए लायर जो आया है किसके लिए आ रहा है, महात्मा गांधी के ही लिए आ रहा है। ठीक, अब इसमें दूसरे में क्या कोई है फ्रेज या नाउन, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। अब यहाँ पर तो कुछ फ्रेज नहीं दिख रहा जो महात्मा गांधी के लिए आया है। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंस मिल जाए हमें, जब कभी भी इस तरह के वाक्य मिल जाए, तीन तीन वाक्य हों, उसमें एक ही नाउन के लिए दो दो नाउन आ जाए, या एक ही नाउन के लिए दो दो फ्रेज आ जाए, एक फ्रेज आ जाए, एक नाउन आ जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। हम उन दो फ्रेज को फ्रेज इन अपोजिशन में रखते हुए एंड से जोड़ सकते हैं या नाउन को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अब इसे सॉल्व हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, महात्मा गांधी, फुल स्टॉप हमने करता, सॉरी यहाँ पे कामा लगा दिए, फुल स्टॉप नहीं रहेगा, बिंदी लगा दिए। महात्मा गांधी अब ए लवर ऑफ पीस। ठीक है, लवर ऑफ पीस। अब एंड से इस नाउन को जोड़ दीजिए, एंड अब ए हट जाएगा। ठीक है, ए लायर। अब ये हटाने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे एक बार आ गया है, दोबारा जब एक ही नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है ये आर्टिकल, तो दो बार नहीं होगा।
अगर यहाँ पर भी लगा देंगे तो 2 नाउन्स के लिए हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से ए हटा दिए हैं। ठीक है, ए लवर ऑफ पीस एंड लायर। ठीक, अब कामा लगा दीजिए। अब बचा क्या, यहाँ तीसरे वाले थर्ड सेंटेंस में आ जाए, इसमें ये ही है ना, ये महात्मा गांधी के ही ले आया, इसको हटा दीजिए, यहाँ से हम उतार लेते हैं, हो जाएगा प्रीच्ड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस फुल स्टॉप, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और 2 मिनट आप लोगों से कुछ बात करनी थी मुझसे। बात ये है कि देखिए, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कोचिंग कब से शुरू कर रहे हैं, स्कूल कब से खुल रहा है। तो बेटा देखिए, कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा है, इसलिए सरकार भी कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मान के चलिए, स्कूल फ़िलहाल अभी तो बंद ही चल रहे हैं। स्कूल का कोई भरोसा नहीं है कि अगस्त में खुलेगा कि सितंबर में खुलेगा, कि अगस्त सितंबर दोनों बंद रहेगा। तो आप सब घर पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, कुछ न कुछ तैयारी करते रहें। जैसे अंग्रेजी की बात मैं करूँ, अंग्रेजी में वोकैब तैयार कर डालिए, इडियम, फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये इनमें से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में। ये हो गया, इतना आप कर सकते हो घर पे। अच्छा, दूसरी चीज़ है, नया जो कोर्स आ गया है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप देखिए, कोर्स के अकॉर्डिंग आप जितनी पोएट्री है, पोएट्री का सेंट्रल आइडियाज़ तैयार कर सकते हैं आप, वो सिक्योर हो जाएगा आपका 7 नंबर। ठीक है, इतना कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोज में जो लेसन्स आए हुए हैं, वो प्रोज में लेसन्स जो आए उनका मीनिंग आप याद कर सकते हैं, मीनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पोएट्री का मीनिंग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी बची, शॉर्ट स्टोरी को देखिए, शॉर्ट स्टोरी चाहे तो 60 क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। 60 क्वेश्चंस नहीं तैयार कर सकते हैं तो फिलहाल मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप कम से कम जो पोएम्स हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़ तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्रोज में जो लेसन्स हैं उनके मीनिंग्स तैयार कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद वोकैब में जो होता है, वोकैब में या वोकाबुलरी में आप इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इतना ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगर इसी को याद कर रहे हैं, उधर का मीनिंग नहीं तैयार कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 14 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही फिर शासन का आदेश आता है तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं, हम कोचिंग शुरू करते हैं। आप लोग फिलहाल घबराइए नहीं, मेरे पास से जो कुछ भी सेवा हो पा रही है मैं आपके लिए तत्पर हूँ। ठीक है, मैं आता रहूँगा, हर एक दिन तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए परिस्थिति कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, बिजली नहीं रहती है, कभी मौसम ख़राब रहता है, कभी तमाम परेशानियाँ आती हैं, तो हम ही नहीं कर सकते प्रतिदिन। लेकिन मेरी कोशिश इतनी रहेगी कि आपका पूरा का पूरा ग्रामर का जो कोर्स है वो यूट्यूब पे कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो आप लोग क्या करिए, इसके परिश्रम के बदले में करना क्या है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए इसका, बस इतना ही करिए। ओके, गुड नाइट।